हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 1 से 5 लेसन तक के 15 महत्वपूर्ण 12 प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो 11 अप्रैल को आपके पेपर में आ सकते हैं। यानी इन प्रश्नों में से, इन 15 प्रश्नों में से आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइएगा और इन्हें पढ़कर। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं वो 15 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख लीजिए आप। पहला प्रश्न है, शॉटकी दोष की व्याख्या कीजिए। शॉटकी दोष, शॉटकी दोष आप जानते हो क्या होता है कि देख लीजिए। पहले हम परिभाषा को जानते हैं, क्या होता है शॉटकी दोष। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शॉटकी दोष कहलाता है। यानी बात की जा रही है कि एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, एक क्रिस्टल में से धनायन, ठीक है, ऋणायन, धनायन और ऋणायन का अपने स्थान से रिक्त हो जाना और उनके रिक्त स्थानों पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉटकी दोष कहते हैं। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल जालक से धनायन तथा ऋणायन का समान मात्रा में क्या हो जाना, लुप्त हो जाना, और उनके लुप्त जो स्थान खाली हो जाता है, उन लुप्त स्थानों पर क्या बचता है, जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉटकी दोष कहते हैं। तो ये शॉटकी दोष कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष भी बिल्कुल सिंपल ही है। इस दोष में साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर, क्या है, धनायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जब एक क्रिस्टल है उसमें जो धनायन और ऋणायन की बात की जाती है, धनायन और ऋणायन होता है, तो इसमें से एक धनायन कहाँ चला जाता है कि मतलब ऐसे करते यहाँ से निकलकर अंतराकाशी स्थान, यानी क्या होता है, क्रिस्टल जालक में कहीं भी फंस जाता है। ठीक है, तो उस जो धनायन पर जो इसके रिक्त स्थान पर, यानी देख सकते हैं रिक्त स्थान पर जो दोष उत्पन्न होता है, वास्तविक स्थान पर जो दोष होता है, रिक्तिका होती है उसे, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष हो जाता है, जहाँ पर कह सकते हैं जहाँ पर जो निकल गया धनायन, जहाँ से निकल कर गया है उस स्थान पर क्या होता है, रिक्तिका दोष हो जाता है, तथा नए स्थान जहाँ पर वो फंस गया है या पहुँच चुका है वहाँ कहता है क्या, कौन सा दोष हो जाता है, अंतराकाशी दोष हो जाता है। ठीक है, वहाँ क्या हो जाता है, अंतराकाशी दोष हो जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो क्या होगा, जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, तो उसके स्थान पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता क्या है? तो मोलरता क्या है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस ताप पर उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात की जाए तो देखिए 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घुला है। क्या घुला है, 0.2 कह सकते हैं किसी पदार्थ में क्या घुला हो, घुलित विलेय पदार्थ, जो भी पदार्थ है, घुलित विलेय पदार्थों की संख्या को क्या बोला जाता है, मोलरता बोला जाता है। जैसे बात की जाए कि एक सवाल इसके न्यूमेरिकल भी कई बनते हैं। जैसे मान ली जाए कि 15 मिलीलीटर विलयन में, ठीक है, 15 लीटर विलयन में या 15 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम NaOH को घोला गया। जो NaOH क्या है, वो विलेय पदार्थ है, उसे किस में घोला गया है, 10 मिलीलीटर विलयन में किसी भी जल में या घोला गया है। तो ये जल क्या है, विलायक है इसका विलयन। ठीक है, तो अगर बात की जाए मोलरता को प्रदर्शित किससे करते हैं, M से लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। और बात की जाए मोलरता के सूत्र की, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू क्या होता है, V। इन किस में होता है, मिलीलीटर में, इन मिलीलीटर में होता है। ठीक है, तो ये मोलरता का सूत्र होता है। M क्या होता है, जो विलेय पदार्थ है उसकी संख्या,
जो एम बी क्या होता है उस पदार्थ की क्या है अणुभार यानी उसके पदार्थ की संख्या, अणुभार की संख्या, और क्या है भी आयतन हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा लिए, देख सकते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? तो हेनरी का नियम आपके लिए अच्छे तरीके से जानना हो तो ये आई बटन में एक वीडियो आ रही है, उस वीडियो में मैंने बेहतरीन तरीके से हेनरी के नियम को बताया गया है। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, सभी को बेहतरीन तरीके से उसमें बताया गया है, तो उसे ज़रूर देख लें। अभी देखिए हेनरी का नियम क्या है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के वाष्प दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता उसके वाष्प यानी विलेयता गैस के दाब के क्या होती है समानुपाती होती है। द्रव में विलेयता क्या होगी एम, क्या होती है एम, और किसके समानुपाती हो दाब क्या हो गया पी, इसकी क्या होती है समानुपाती। देखिए अब इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, तो द्रव में विलेयता क्या होगी गैस जो गैस है घुली हुई गैस की मात्रा, यानी कह सकते एक एम क्या है घुली हुई गैस की मात्रा, और उसके क्या होते हैं समानुपाती यानी पी क्या हो गया उसका दाब, कह सकते हैं कि गैस का दाब, दोनों की क्या होती है समानुपाती। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एम बराबर के पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा के पी, जहाँ पी क्या होगा समानुपातिक नियतांक होगा, और एम क्या हो गया बात की जाए एम क्या हो गया कि घुली हुई गैस की मात्रा है। क्या है घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। और पी क्या है देख सकते हैं पी साम पर गैस का दाब है, ठीक है साम पर गैस का दाब है, और के क्या है समानुपातिक नियतांक है, ठीक है समानुपाती क्या है नियतांक है, क्या है समानुपातिक नियतांक है। चलिए तो अगला, तो प्रश्न नंबर 5 है राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम को जानते हैं, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या है किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब क्या होता है पी, क्या होता है आंशिक दाब क्या होता है पी, उसके मूल प्रभाज क्या होता है एक्स, मूल प्रभाज क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। तथा शुद्ध अवस्था, देखिए क्या लिखा है आंशिक दाब इसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। फिर से देखिए किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब क्या हो गया पी, सूत्र क्या होगा पी एस बराबर पी जीरो ए, गुणनफल क्या हो गया किसके गुणनफल मूल प्रभाज के, और पी बी पी जीरो पी यानी विलेय और विलायक के जो मूल प्रभाज, विलयन कैसे बनता है जब विलेय और विलायक के दोनों के मिलने से क्या बनता है विलयन, तो विलयन के जो विलयन है विलेय और विलायक इनमें मूल प्रभाज क्या हो गया एक्स, इन दोनों के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है वाष्प दाब, ठीक है। घटक का आंशिक दाब क्या हो गया यानी कुल वाष्प दाब क्या हो गया, और इनके विलेय और विलायक और इनके मूल प्रभाज का गुणनफल दोनों के क्या गुणनफल के बराबर होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। हो जाएगा उसके लिए मूल राउल्ट के नियम के लिए सूत्र हो जाएगा। अगर और अच्छे तरीके से जानना हो राउल्ट के नियम का निर्धारण तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे जाकर जरूर देखें, उस तरीके से राउल्ट के नियम को और इसकी सीमाओं को है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक। तो परासरण क्या होता है अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव क्या कहलाता है परासरण कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि जब किसी पात्र में अर्धपारगम झिल्ली लगाई जाए तो उसमें देख सकते हैं कि शुद्ध विलायक से विलयन अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव, विलायक क्या करता है किसकी ओर देख सकते हैं तनु विलयन या सांद्र विलयन की ओर विलायक का क्या होता है स्वतः प्रभाव होता है, किसको पार करके अर्धपारगम झिल्ली को, तो क्या कहलाता है वह परासरण कहलाता है। और परासरण दाब के व्यंजक क्या है पी वी बराबर एन आर टी या पी वी, इसे देख लीजिए जो भी है कहाँ पहुँचा दिया इसके इन दोनों के इनके नीचे पहुँचा दिया, तो पी बराबर एन आर टी हो जाएगा, या देख सकते हैं पी बराबर सी आर टी यानी सी बराबर क्या हो गया
C बराबर N/B होता है। तो हमने यहाँ पर NB की जगह क्या लिख दिया, हमने C लिख दिया। ठीक है, तो हो जाएगा परासरण दाब। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम। कोलराउस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है, क्योंकि अनुसार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, नेरेस्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। तो देख लीजिए कि इलेक्ट्रोड विभव क्या, नेरेस्ट समीकरण क्या होता है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को नेरेस्ट समीकरण कहते हैं। किसके, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य क्या दर्शाने वाले को, संबंध दर्शाने वाले को क्या बोलते हैं, नेरेस्ट समीकरण कहते हैं। जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक नेरेस्ट के अनुसार किसी ताप T पर विद्युत इलेक्ट्रोड के विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होते हैं। जैसे देख सकते हैं, E बराबर E0 -2.303 RT/NF log 10/Mn, इसका क्या होता है, संबंध हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसमें संबंध हो जाएगा। उसमें देख लीजिए, जो R है वो R आपका क्या होगा, गैस नियतांक। R क्या होगा आपका, गैस नियतांक। गैस नियतांक R क्या है, गैस नियतांक। और जो T देख रहे हैं आप, ये क्या है, परम ताप। परम ताप होगा, T क्या होगा, परम ताप। और F देखिए, ये F क्या होगा, फैराडे नियतांक। क्या होता है, फैराडे नियतांक। F होता है फैराडे नियतांक। F क्या होता है, फैराडे नियतांक। और N होता है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो भी इसमें संख्या प्रयुक्त होगी उनमें क्या होगी, संख्या की बात की है, तो ये क्या होगा, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और जो Mn+ है वो क्या होगी, देखिए जो M है ये क्या होगी, विलयन में धातु की सक्रियता बोलेंगे। विलयन की धातु की सक्रियता, विलयन की धातु की क्या होगी, सक्रियता होगी। विलयन की धातु की क्या होगी, सक्रियता होगी। चलिए तो अगला, तो प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग बताइए। तो पहला अनुप्रयोग देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं के रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के धन विद्युतीय और रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्या होते हैं, क्रमशः घटते हैं। ठीक है, घटते हैं। फिर देखिए, इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित जितनी भी धातु हैं उनके ऑक्साइडों द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा क्या होता है उसका, अब उनके ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ये हो चुके विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिर देख लीजिए अगला प्रश्न, देख लीजिए अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, जिंक कार्बन शुष्क सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद मृत हो जाते हैं, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी जिन्हें केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है और दूसरी दोबारा उस उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी मृत हो जाते हैं, फिर क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे घड़ी के सेल आप जानते हो, घड़ी, रिबॉन्ड सेल, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। जैसे उदाहरण जैसे देखेंगे शुष्क सेल। अगर बात करें कि जिंक कार्बन शुष्क सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो देखिए क्या होगी, एनोड पर होगी Zn Zn+2 और क्या होगी, कितने, जो Zn है वो कितने आयन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने, यानी आयन या 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्याग देगा। क्या त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और कैथोड द्वारा क्या होता है, जो क्रिया की जाती है उसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाती है। MnO2 + NH4 और 2e इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2O3 + 2NH3 + H2O को बना दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगी कार्बन शुष्क सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, आभासी
या छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। आभासी एवं छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? तो वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है क्या कहलाती है? आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। 1 से अधिक होती है, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है क्या कहलाती है? आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसे देख लीजिए आप, CH3COO C2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस C2H5OH, ये क्या हो जाएगा? इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता के पदों के घातों का योग उस अभिक्रिया क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो देख लीजिए, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? सूत्र की बात की जाए तो k होता है x/t होता है। क्या होता है? k बराबर x/t होता है। यानी बात की जाए और क्या बताया जा रहा है इसमें? मान तथा इसका क्या लिखना है? मात्रक। और मात्रक की भी बात की जाए तो x का मात्रक, इसमें x यानी नापते हैं, मात्रा को नापते हैं मोल पर लीटर में, और t क्या है? सेकेंड। तो यानी इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक की बात की जाए तो मात्रक हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक हो गया। और कोटि क्या हो जाएगी? किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की, किसके? अभिकारकों की सांद्रता के पदों के घातों का योग होती है। तो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। समांगी तथा विस्मांगी उत्पीड़न को उदाहरण द्वारा समझाइए। समांगी उत्पीड़न क्या होता है और विस्मांगी उत्पीड़न क्या होता है? देख लीजिए, समांगी उत्पीड़न क्या होता है? जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक समान प्रवस्था में होते हैं क्या कहलाते हैं? समांगी उत्पीड़न कहलाती हैं। उसके लिए सूत्र देख लीजिए, CH3COO CH3 प्लस H2O, H2SO4 क्या हो गई? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। CH3COOH प्लस CH3OH क्या होंगे? जब उत्प्रेरक और अभिकारक क्या होती हैं? समान प्रवस्था में होती है, वो क्या कहलाता है? समांगी उत्पीड़न। वो ये हो जाएगा उसका उदाहरण और या कह सकते हैं समीकरण उसके लिए। विस्मांगी क्या होगी? जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक भिन्न भिन्न प्रवस्था में होती हैं तो वे क्या कहलाते हैं? विस्मांगी उत्पीड़न कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, N2 प्लस 3H2 FOMe क्या होंगे? देख लीजिए, ये उत्प्रेरक हो गए और क्या बनेगा? अमोनिया बन जाएगी। क्या कहलाएगा? विस्मांगी उत्पीड़न। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होती है। क्या है कि इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी कितनी होगी? उतनी ही अधिक हो जाएगी। क्या कहलाएगा? हार्डी-सुलजे का नियम कहलाता है। देख लीजिए, प्रश्न नंबर 15 है, स्वर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? स्वर्ण संख्याएं क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली 10% NaCl विलयन द्वारा क्या कर लिया जाता है? स्कंदन होने से रक्षण करती है। इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या होता है कि द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयनों के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसकी 1 मिली 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण होती है। क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्याएं। पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं।